Hello everyone, this is Ved. I hope you guys are doing great. So guys, I am your physics teacher. You can attend my lectures on Unacademy app as well as on YouTube. So guys, इस चैनल की जो हम बात कर रहे हैं अनरेवल नीट, तो बेसिकली ये चैनल आपके प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे जो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और आपको भी पता है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए बगैर आप नीट का एग्जाम तो देने वाले हैं नहीं। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो और साथ के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो और इस चैनल के लिंक को भी आप शेयर कर सकते हैं। सो गाइज, आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन या तो आप प्लस का ले सकते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में थोड़े फीचर्स जो होते हैं आपके प्लस से ज्यादा होते हैं। आइकॉनिक में एक आपको मेंटर भी मिलता है जो प्रॉपरली आपको गाइड करता है और आपकी जो नीट की जो जर्नी है उसमें आपकी वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा आप यहां पे देख सकते हैं प्रॉपरली मैंने यहां पे प्लस का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान मेंशन कर दिया है। तो आपको जिस भी प्लान को लेना है आप ले सकते हैं। साथ के साथ आप इस कोड वेद को यूज कर सकते हैं टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, प्राइस हाइक अभी के लिए अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है। प्राइस हाइक होने के बाद जो आपके कोर्सेस हैं वो इतने के हो जाएंगे, तो इससे पहले ही आप अपने कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं, चाहे प्लस हो या फिर आइकॉनिक। ठीक है जी, तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। So guys, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका सेमीकंडक्टर से है। यहां आप देखो, आपको गिवन है द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मतलब जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है और पी टाइप, दोनों में जो मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल है, उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम दिया हुआ है। एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट। अब दोनों ही आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, दोनों पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और फिर आप चेक कर रहे हो कि किसमें करंट ज्यादा होगा। अब आप ये बताओ, I इज इक्वल टू आपने देखा ENA/VD। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। E क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और N क्या है? ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फिर नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों के लिए ये NE की वैल्यू सेम है। NE और जो NH है दोनों के लिए सेम है। A को भी हम सेम मान लेते हैं। दूसरी चीज, आप ये बताओ कि जो हमारा मोबिलिटी होता है वो क्या होता है? हमारा VD/E होता है। इससे अगर मैं VD की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा? म्यू इंटू E। बस कुछ नहीं करना, यहां पे आप इस VD को रिप्लेस कर दो। तो ये बताओ, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू ENA और इसकी जगह मैं लिख देता हूं म्यू इंटू E। So this I is directly proportional to mu। बाकी सारे पैरामीटर से दोनों ही सेमीकंडक्टर के लिए सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब आप ये बताओ, जिसका मोबिलिटी ज्यादा होगा उसके अंदर करंट ज्यादा होगा। तो मोबिलिटी किसके अंदर ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मोबिलिटी होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास कम है एज कंपेयर टू होल्स। तो यहां पे इसकी मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा वो ज्यादा होगा होल्स की वजह से। इट मींस इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी, करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन दैट ऑफ करंट इन पी टाइप। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस, सेकंड क्वेश्चन भी आज का हमारा सेमीकंडक्टर से ही है। इसमें आपको देखो क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A एंड B एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। तो यहां पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, दोनों को हमें चेक करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले स्टेटमेंट में दिया है ए जेनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। ठीक है, व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो हमें पता है यार कि जो हमारा जेनर डायोड होता है ऑब्वियसली रिवर्स बायस में यूज होता है। आपने पढ़ा होगा जेनर ब्रेकडाउन, तो वो किस में होता है? रिवर्स बायस में ही होता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही दिया हुआ है। सेकंड देखते हैं, द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.3 वोल्ट। तो मतलब यहां पे इसने बोल दिया पीएन जंक्शन। तो यार पीएन जंक्शन आपका जर्मेनियम की वजह से भी हो सकता है, सिलिकॉन की वजह से भी हो सकता है। अब आप ये बताओ, तो सबसे पहले जर्मेनियम की बात करते हैं। तो गाइस, इससे आप एक जितिन वर्ड याद रखो, जितिन। तो एंड में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मतलब इसका जो जेनर ब्रेकडाउन होता है 0.3 वोल्ट होता है। इससे आप ध्यान रख सकते हो इस ट्रिक की हेल्प से।
नेक्स्ट क्या है आपका सिलिकन, सिलिकन में 7 आ रहा है, सिलिकन 7 7, ठीक है। तो उसमें जो ये पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट होता है। तो मतलब आपका पीएन जंक्शन अगर जर्मेनियम का है तो उसके अंदर कितना होगा 0.3 वोल्ट आपका पोटेंशियल बैरियर, और सिलिकन के केस में 0.7 होता है। तो जो ये रेंज दिया है ना 0.1 से 0.3 वोल्ट गलत है गाइस, इट शुड बी 0.3 टू 0.7, मतलब 0.7 तो इसमें इंक्लूडेड नहीं है ना, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज अब इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपने केमिस्ट्री में देखा होगा कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है हमारे उसमें बेसिकली क्या होता है परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, उनके अंदर परमानेंट होता है। तो यहां पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके अंदर बोला है जीरो डायपोल मोमेंट, ये इनकरेक्ट है। अब इस वाले में देखो एक्वायर ए डायपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, यहां देखो एक्वायर ए डायपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो इसका सिंपल सा आंसर आपका ऑप्शन डी है कि यार उनके अंदर तो यार परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज एज यूजुअल आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक और क्वेश्चन। तो दो ऐसे चैप्टर है जो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे फिजिक्स में, सेमीकंडक्टर और यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 3 3 4 4 या फिर 2 तो मिनिमम आने ही आने दोनों में से। देखो यहां पे आपको क्या गिवन है, इफ E एंड G रिस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E बाय G। तो E आपका क्या है, एनर्जी है। तो यार आप बताओ एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला याद है ना, ml² T-2 है। अब G का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्वियसली याद नहीं रखना है, इसको फाइंड आउट करना है किसकी हेल्प से, आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकालना, F = G m1 m2 by r²। तो ये G कैसे आएगा, F r² डिवाइडेड बाय m1 m2। तो यहां पे कुछ नहीं करना, आप यहां फोर्स r m1 m2 का डायमेंशन पुट करोगे तो आपका G का डायमेंशन आ जाएगा। E का डायमेंशन ऑलरेडी आपको पता है, तो बस आपको यहां पे E बाय G का डायमेंशन निकालना है। तो यहां पे E का डायमेंशन ml² T-2 है, इसको आप रखना, और नीचे डिनोमिनेटर में आप G का डायमेंशन रखोगे। तो सॉल्व करने पे जो आपका डायमेंशन आएगा वो आ जाएगा m² L-1 T⁻⁴। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा। इसमें ध्यान रखना C वाला नहीं आएगा, क्योंकि कभी कभार आप क्या करते हो इसमें भी T⁻⁴, इसमें 0 आप टिक कर देते हो। ध्यान रखना इसमें L⁻⁻1 आता है। तो सिंपली इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए है। तो मैं ये वाला पार्ट आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए छोड़ रहा हूं, ये तो कर लोगे ना। फोर्स का डायमेंशन रखना है R का, m1 m2 का, फिर E को G से डिवाइड देना, आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन आपका वर्क एनर्जी पावर से है। यहां देखो आपको गिवन है वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है, मतलब पानी है 60 मीटर की हाइट से गिर रहा है नीचे एट ए रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। तो इसको मैं पहले अलग से लिख लेता हूं, dm/dt जो है कितना है 15 kg पर सेकेंड है, और कितनी हाइट से गिर रहा है पानी 60 मीटर से। तो गाइज अपने दिमाग में इसको विजुलाइज करते चले जाना है कि एक डैम है, मान लो 60 मीटर की हाइट है, वहां से पानी गिर रहा है इतने रेट से, अब टरबाइन पे गिर रहा है। ठीक है, द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10%। तो मतलब 10% जो है लॉसेस हो जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जो भी फ्रिक्शनल लॉसेस या फिर जो भी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। आप ये बताओ टरबाइन किसके साथ कनेक्टेड हो रहा है, जनरेटर के साथ, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप यहां पे फील लेके देखो कि आपका जो यहां पे अगर मैं ये ब्लेड्स मान लूं, ठीक है, यहां से आपका पानी गिर रहा है। ठीक है, पीछे डैम है, डैम 60 मीटर की हाइट से पानी गिर रहा है यहां पे इस पे। तो आप बताओ कि इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, mgh। ये एनर्जी किससे मिल रहा है, इस टरबाइन को मिल रहा है, और वो टरबाइन आपका कनेक्टेड है जनरेटर के साथ, और वो आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कितना पावर जनरेट हुआ। तो सबसे पहले आपके इस ब्लेड को, टरबाइन को कितनी एनर्जी मिल रही है, mgh, उसमें से 10% लॉस हो जा रहा है। तो जो आपका आउटपुट होगा जितना इसको मिल रहा है उसका 90%, क्योंकि 10% आपका लॉस हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि यार हमारे टरबाइन को एनर्जी बेसिकली पावर मिल कितनी रही है। तो आप उसको लिखोगे P = क्या होगा, W/T। अब बताओ W को क्या लिख दूं, mgh डिवाइड बाय T लिख देते हैं सिंपली। ठीक है, अब आप बताओ कितना, यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इसको इरेज करके, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mgh है, इसको हम ऐसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये G और H कांस्टेंट है, ये क्या आया, dm/dt।
जी की वैल्यू कितनी है 10, कितनी हाइट से नीचे गिर रहा है, वो गिर रहा है 60 मीटर, और डीएम बाई डी की वैल्यू 15 kg। तो ये आ गया आपका 90 और ये 00, इतना वॉट पावर उसको इनपुट मिल रहा है। किसको? टरबाइन को। इतना एनर्जी मिला भाई, इतना पावर, ठीक है, इतने रेट से उसको पावर उसने रिसीव किया। अब 10% इसमें से लॉस हो गया, तो यार 10% लॉस हो गया तो 90% बचा, तो यानी कि जो आउटपुट होगा इसका 90% होगा, इसका 90%। तो बस 90/100 इंटू कितना कर दो, ये 000, तो ये 00 कैंसिल, कितना आया 8100, तो ये कितना आ गया 8.1 किलोवाट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन सी है। तो सिंपली पानी 60 मीटर की हाइट से गिरा, तो आपने पहले ये चेक कर लिया कि जो मेरा टरबाइन है उसको कितनी पावर मिल रही है। हमने निकाला कितना होता है W/T, या फिर इसको dW/dt भी लिख सकते हो। तो मैंने mgh को डिफरेंशिएट किया, तो me तो चेंज हो रहा है, g और h तो कांस्टेंट है, तो gh dm/dt, मैंने gh और dm/dt की वैल्यू रख दी, इतना इनपुट पावर मिला। इसमें से 10% लॉस हो गया, तो 90% ही तो कन्वर्ट किया उसने, तो मैंने इसका 90% कर दिया। सो वी आर गेटिंग हियर 8.1 किलोवाट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये क्वेश्चन जो है हमारा काइनेमेटिक्स का है, ठीक है, सेक्शन बी स्टार्ट हो चुका है हमारा, काइनेमेटिक्स का है। तो इसमें आपको क्या दिया है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब कार है पहले रेस्ट में था, ठीक है, एक्सेलरेट्स 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वो एक्सेलरेट करने लगा। अब जैसे पहले एक बना ही लेते हैं छोटा सा डायग्राम, जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो ये हमारी एक कार हो गई, अभी बताओ ये जो कार है कितने से एक्सेलरेट कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और स्टार्टिंग में तो रेस्ट में था। अब क्या बोल रहा है? t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे। अब मान लो ये कार कहीं यहां पे आ गई होगी, ठीक है, ये ओके, तो ये हमारी कार होगी, मान लो t इज इक्वल टू कितना, यहां पे टाइम कितना हो गया 4 सेकंड, ये कितना था t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे उसने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया विंडो से। अब आपको ये पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, मतलब t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे उसने एक बॉल को विंडो से ड्रॉप कर दिया। ओके, अब t इज इक्वल टू 6 सेकंड में पूछ रहे हैं उस बॉल की वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ। तो सबसे पहले आप ही बताओ, ये आपको पता होगा कि कभी भी किसी चलती हुई चीज से किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो उसके पास भी वही वेलोसिटी एक्वायर होगी जो उस चलती हुई चीज के पास है। तो हमारा जो ये कार है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी आ चुकी होगी। स्टार्टिंग में उसका u0 था, लेकिन यहां पे कुछ तो वेलोसिटी आ गई होगी। सो लेट अस फाइंड आउट दिस वैल्यू। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो मेरा v, u कितना है उसका 0, a कितना है 5, और कितने टाइम में 4 सेकंड में। तो मतलब यहां पे इसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। मतलब जब उसने बॉल को ड्रॉप किया तो उसके पास वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। अब जब ये बॉल को ड्रॉप करेगा तो आप खुद बताओ क्या उस बॉल के पास हॉरिजॉन्टल में इतनी वेलोसिटी होगी? ऑब्वियसली यार इतनी वेलोसिटी उसके पास होगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतनी होगी। लेकिन क्या वर्टिकल, स्टार्टिंग में उस बॉल के पास क्या कोई वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी होगा? नहीं, क्योंकि कार हॉरिजॉन्टल में जा रही है, बॉल को आपने ड्रॉप किया तो उस बॉल के पास हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी आएगी। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि वाई डायरेक्शन में स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी नहीं। अब इस पार्टिकल को हम दो अलग अलग डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं, एक तो एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। ये बताओ एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है 20, क्या वाई डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी होगी बॉल के पास? नहीं होगी। ये बताओ क्या हॉरिजॉन्टल में उस बॉल पे कोई भी फोर्स लग रहा होगा? नहीं, यहां पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह की बात नहीं करनी, उनको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल में उस बॉल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। लेकिन क्या वाई डायरेक्शन में से फोर्स लग रहा है? ऑब्वियसली ग्रेविटी, धरती माता से फोर्स लगा रही है, कितना mg, उसकी वजह से वाई डायरेक्शन में उसके पास एक्सेलरेशन है g। अब आप ये बताओ हमें यहां पे अगर आप देखोगे तो जब बॉल गिरा तो 4 सेकंड हो चुके थे, हमें कितने टाइम पे पूछ रहा है 6 सेकंड पे, तो 4 के बाद 2 सेकंड और यस और नो, तो बॉल के ड्रॉप करने के 2 सेकंड बाद हमें निकालना है। अब ये बुद्धि मत लगाना है कि t की वैल्यू 6 लेकर सॉल्व करो, बेटा स्टार्टिंग से टाइम लेगा ना, टाइम तो यहीं से स्टार्ट हो गया ना 0, यहां पे टाइम कितना था आपका t इज इक्वल टू 0, अब ये 4, अब 2 सेकंड और बचे, तो मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें बॉल की वेलोसिटी को देखना है। ये बताओ क्या हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स लग रहा है? नहीं। कोई भी एक्सेलरेशन है? नहीं। तो क्या हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं। तो मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहने वाली है? 20 ही रहने वाली है, ठीक है जी। अब आप बताओ y में, ये बताओ y में उस पे एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली 2 सेकंड बाद वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कितनी? vy इज इक्वल टू क्या लिख दूं, uy प्लस ay इंटू टी।
ui की वैल्यू कितनी है 0, ay कितना है 10, t की वैल्यू कितना 2, तो ये आ गया 20। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि x में भी वेलोसिटी 20 है, y में भी वेलोसिटी 20 है, बिल्कुल। तो यहां पे आप देखो तो मतलब 2 सेकंड के बाद उसके पास x में वेलोसिटी इतनी है, y में कितनी है 20। तो आप खुद बताओ कि उसकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर होगा। तो यहां बस इनको सॉल्व कर दो यहां पे रख के, तो कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करने पे 20 रूट 2 आ रहा होगा। मतलब उनके पास इतनी वेलोसिटी है, कितने टाइम पे, t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे, सारी कहानी t इज इक्वल टू 6 सेकंड पे। ये बताओ हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, y में कोई एक्सेलरेशन है g, तो ऑब्वियसली नेट एक्सेलरेशन उसके पास कितना होगा, g होगा, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या हो गए, आंसर हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, यहां पे देखोगे ऑप्शन डी है। क्यों, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी 20 रूट 2 और एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है हमारा सेमीकंडक्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आज के सेशन में हमारा तीसरा सेमीकंडक्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12 नंबर का पेपर तो आपका सेमीकंडक्टर से उठा के दिया हुआ है। चलो, तो इसमें आप देखोगे पूरा एक आपको लॉजिक गेट का पूरा सेटअप दिया हुआ है, ठीक है। अब आप ये आइडेंटिफाई मत करना कि कौन सा गेट है, क्योंकि आप पता नहीं लगा पाओगे। अब ये इसके तीन इनपुट दिख रहे हैं, ए, बी और सी। तो तीनों इनपुट का आपको वेव फॉर्म दे दिया यहां पे, और पूछा है कि बताओ आउटपुट का वेव फॉर्म यहां पे क्या होगा। ये क्वेश्चन, ये आउटपुट वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पे ये देखो यार, ये आपको दिख रहा है एंड गेट है, इसका एक इनपुट ए है, दूसरा क्या है बी है, तो इसका आउटपुट क्या होगा ए इंटू बी, ठीक है जी। ये बताओ कि यहां पे देखोगे बी है, ये क्या है सी है, और ये क्या है नैंड गेट है, तो इसका आउटपुट क्या होगा बी सी उसके ऊपर बार। अब देखो इसका इनपुट क्या है ए बी और बी सी के ऊपर बार, तो ये बताओ ये आपका और गेट है, तो ये आउटपुट क्या देगा ए बी प्लस बी सी के ऊपर क्या होगा बार, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। तो हमें यहां पे अगर ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा बढ़िया सा, देखो ए बी, ठीक है। अब हमें ए बी भी चाहिए, तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, फिर हमें बी सी भी चाहिए, और बी सी के ऊपर क्या होना चाहिए बार। अब फाइनली हमें क्या चाहिए वाई, दैट इज बेसिकली ए बी प्लस बी सी के ऊपर बार, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हमें एक ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है जी। चलो, टाइम बचाने की कोशिश मत करना, टाइम बचाने के चक्कर में ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। अभी देखो ये लो है तो 0, ये 0, ये हाई है तो 1, ये 1, ये क्या होगा 0, ये हाई है तो 1, ये देखो ये 0, ये क्या हाई और ये 0, ये कितना है हाई है तो 1, ये भी 1, ये भी 0, ये आपका 0, ये 0, ये क्या होगा 1, ये आपका 1 0, ये हो गया 1, ये आपका 0 0 और ये 1, ठीक है। अब आप लिखो, देखो पहला क्या है 0 0, और ये क्या है यहां पे C हमारा मिसिंग है, तो एक रुको इसको जरा C यहाँ पे एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा ना, तो यहां पे बना देता हूं मैं, ठीक है। ये वाला A है, B है, ये C है, ठीक है। तो ये क्या है देखो 0 0 और ये क्या है 1। स्टार्टिंग में आपका A वाला इनपुट क्या है 0, B वाला 0 है, और C वाला क्या है 1। अब इधर देखो ये क्या है 1 0 1, इधर देखो आप 0 1 और 0, और इधर आप देखोगे तो 1 1 0, और इधर देखो आप 0 0 1, और इसके बाद क्या है 1 0 1। तो इतने पे ही हम चेक करके देखते हैं हमारा क्या आ रहा है, ठीक। ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 होगा, फिर देखो 1 0 क्या होगा 0, अब देखो 0 1 क्या होगा 0, 1 1 क्या होगा 1, 0 0 0 और 1 0 क्या होगा 0, तो ए भी आ गया। अब देखो बी और सी, तो बी और सी को मल्टीप्लाई करो, देखो 0 1 0, ये क्या होगा 0, ये 1 0 0 1 0 क्या होगा 0 0 1 क्या होगा 0, और ये 0 1 क्या होगा 0, तो बी सी वाला तो 0 हो गया। अब हमें बी सी बार मतलब इसका जस्ट अपोजिट, तो 0 का क्या होगा 1 1 1 1 1 1, ओके। अब हमें क्या करना है ए बी वाले को बी सी बार के साथ ऐड करना है, तो 0 है ये 1 है, तो क्या आएगा 1, ये 0 1 1, ये 0 1 1, तो ये 1 1 क्या होगा 1, ये भी 1 1। तो मतलब यार आउटपुट देखोगे तो आउटपुट क्या है हाई है। अब आप इनमें से देख लो कि किस ऑप्शन में आपका आउटपुट हाई दिया है। देखो पहले ऑप्शन में देखोगे लो है, देखो 0 लो है तो पहला तो गलत हो गया, दूसरे में देखो बीच में हाई है लो है, गलत हो गया। ये देखो
हमेशा हाई है, आउटपुट क्या दे रहा है 5 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि जब ये हाई हो रहा था तो बच्चों आउटपुट क्या था 5, लो में क्या था 0। तो देख लो सी वाले ऑप्शन में आउटपुट आपका हाई है, वी आर गेटिंग 5 वोल्ट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो यार देखो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो यार ट्रुथ टेबल से ही बना के करना, अब यहाँ पे कुछ और लॉजिक लाओ तो टाइम खा जाएगा, लेकिन प्रॉपरली अगर ट्रुथ टेबल बनाओगे तो हालांकि इसमें 1 मिनट से आपको ज्यादा लग जाएगा, बट ठीक है ना, बाकी जहां कुछ क्वेश्चन में आपके टाइम बचेंगे यहाँ यूटिलाइज हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 3 था सेमीकंडक्टर के चैप्टर से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है हमारा कॉलिजन से रिलेटेड है। आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक बॉल है जिसका मास आपको कितना दिया हुआ है 0.15 kg दिया हुआ है, इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। आपने 10 मीटर की हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, ये आपका बॉल है जिसका मास कितना है 0.15 kg, उसको आपने 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रीबाउंड्स टू द सेम हाइट। देखो अब जब ये टकराएगा तो आपको बताना है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हो तो कितनी वेलोसिटी से हिट करता है, √2gh, काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा आपने। उसके बाद क्या बोल रहा है, रीबाउंड्स टू द सेम हाइट। और गाइस कॉलिजन होने के बाद वो ऐसे पलटी मारेगा और गाइस वापस दोबारा से उतनी ही हाइट पे जा रहा है। तो यार ऐसा तभी होगा, जितनी वेलोसिटी से टकराया उतनी ही वेलोसिटी से पलट जाएगा, तभी ये पॉसिबल है, यस और नो। तो यानी कि √2gh, v वेलोसिटी से हिट किया, वापस कितने से रिबाउंड हो गया, सेम v वेलोसिटी से। अब क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। तो आपको ये पूछा है कि कितना इंपल्स उस बॉल को इम्पार्ट होगा। तो आपको पता है इंपल्स क्या होता है गाइस, जब भी कोई फोर्स, बहुत ही ज्यादा अमाउंट का फोर्स किसी शॉर्ट ड्यूरेशन में लगता है तो वो आपका इंपल्स काउंट होगा। तो इंपल्स को हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या हमारा डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम है। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, यहां पे फाइंड आउट कर लेता हूं कि मेरे बॉल का कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, उससे ही हो जाएगा। तो आप ये बताओ, किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव लेके चलते हैं, तो मैं पहले इनिशियल मोमेंटम लिखता हूं, ये बताओ m इंटू वी होगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लेता हूं, चलो तो -mv हो गया। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, जब ये पलटी मारेगा तो mv से जा रहा है तो mv हो गया। अब अगर मैं यहां पे चेंज इन मोमेंटम निकालू तो P2 माइनस P1 लिख देता हूं, तो कितना होगा mv, और ये कितना है -mv, तो ये 2mv आ गया। वैसे भी प्लस माइनस के उतना दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे 2mv हो गया। देखो 2 मास कितना है 0.15 और यहाँ पे v है, तो v की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां देखो 2g की वैल्यू 10 और हाइट कितना दिया है 10, तो मेरे ख्याल से कितना आ गया 200 आ गया। 200 का मतलब ये कितना हो गया 10√2 हो गया, यहां रख दो। तो ये देखो ये कितना हो गया 2 इंटू 0.15 इंटू यहाँ पे कितना रख दू 10√2 रख दो। तो गाइज ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो भी इसको सॉल्व करोगे। तो ये आपका सॉल्व करने पे 4.2 के आसपास आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, क्योंकि सिंपली हमें यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना था, वही क्या होगा उतना ही इंपल्स उसको इंपार्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हियर कितना होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है जी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज ये क्वेश्चन है हमारा रोटेशन चैप्टर से, तो इसमें सिंपली टॉर्क का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो क्या गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन ए वेज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर मार्क। मतलब यहाँ पे आपने इसको बैलेंस कर रखा है, मार्क कितना है 40 सेंटीमीटर का। A mass of 2 kg suspended from the rod at 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर पे एक 2 kg के मास को आपने सस्पेंड कर रखा है। एंड अनदर अननोन मास, इसका मास हमें नहीं पता, इसको हमने 160 सेंटीमीटर पे सस्पेंड कर रखा है। अब क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। ये रॉड इक्विलिब्रियम में, तो यार ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, रोटेट वगैरह कुछ नहीं कर रहा, तो यार इस पर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क लिखोगे तो वो 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। आप ही बताओ ये 2 kg का जो वेट होगा कितना होगा, m इंटू जी, तो 2 इंटू 10, इसको मैं 20 लिख देता हूं। इसका वेट कितना होगा, इसका वेट mg। ये बताओ रॉड का टोटल मास जो भी है 500 ग्राम दिया है, तो सेंटर पे लगेगा, टोटल रॉड का लेंथ 200 सेंटीमीटर है। ठीक बताओ यहां पे मैं क्या लिख दूं, इसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूं, तो यहां पे इसका वेट होगा नीचे m-g। 3 फोर्सेस लिख रहे हैं, तीनों की वजह से हम टॉर्क लिख देते हैं। इस O पॉइंट के अबाउट, इसको मैं O मान लेता हूं, इसके अबाउट टॉर्क लिखते हैं। अब गाइस जैसे सेपरेट करके लिख देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी आपको समझने में। तो मैं, आप देखो ये O पॉइंट है, यहां पे देखो कि ये वाला फोर्स लग रहा है कितना 20, और ये देखो ये 20 है, ये 40 है, तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया 20 सेंटीमीटर का। और ये किस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेते हैं,
क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो कितना टॉर्क आएगा, R इंटू एफ, ठीक है, यही तो होता है R परपेंडिकुलर F। तो R कितना है 20 और सेंटीमीटर में तो 10⁻⁻2 और ये 20, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है, 4 न्यूटन मीटर ये आ गया। तो फर्स्ट वाले की वजह से टॉर्क आ गया। इस mg की वजह से लिख देते हैं। ये बताओ कि ये mg कुछ यहां लग रहा है, ये हमारा O पॉइंट है। देखो ये 160 सेंटीमीटर पे, यहां देखोगे तो ये कितना है 160 सेंटीमीटर। अब O से इसका डिस्टेंस कितना, देखो ये 40 और ये 160, तो कितना हो गया, ये 120 सेंटीमीटर हो गया। फिर से फोर्स और R परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। तो कितना है mg, इसको mg की जगह 10m भी तो लिख सकता हूं, तो 10m और ये 120 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻, इसको -2 कर देता हूं। और ये किधर लगेगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लोगे आप, नेगेटिव लोगे तो ये कितना आएगा, यहां पे आ जाएगा माइनस, और ये -12m आ जाएगा। ध्यान से देखो ये -2 है तो 0 और 0 बैलेंस आउट हो जाएगा, तो -12m। अब बचा हमारा रॉड का वेट। तो अब थर्ड टॉर्क जो हमें लिखना है रॉड के वेट की वजह से लिखना है, तो रॉड का जो वेट है m', कितना मास दिया उसका, 500 ग्राम दिया है, तो 1000 से डिवाइड देके केजी में कर लेते हैं, g की वैल्यू 10, तो ये आ गया 5 न्यूटन। डिस्टेंस देखते हैं, ये बताओ रॉड का जो सेंटर मास है 100 पे और ये O वाला पॉइंट हमारा 40 पे, तो 100 और 40 के बीच में कितना गैप हो गया, ये हमारा हो गया 60 सेंटीमीटर। फिर से परपेंडिकुलर है और ये किधर लगेगा, क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज हमारा नेगेटिव है, तो इसको लिख देते हैं। और गाइस किसी को भी पॉजिटिव और नेगेटिव आप मान सकते हो, आपके ऊपर है, मैंने क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना है यहाँ पे। तो फोर्स 5 है और ये कितना लिख दूं, इसको 60 और आगे माइनस लगा देता हूँ, 10⁻⁻2 भी करूंगा क्योंकि सेंटीमीटर में है ना ये, तो ये कितना आ गया -3। अब आपको एंड में यही तो करना है कि नेट टॉर्क को क्या करना है, 0 के बराबर। तो सबकी वजह से टॉर्क कितना है, इसका 4 है, उसका -12m है, इसका कितना है -3 = 0, तो 4 में से 3 गया, कितना 1, -12m = 0। तो जरा बताओ m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12, तो हमारा उसका मास आ गया 1/12, तो 1/12 kg इज द आंसर। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी है, ठीक है जी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो गाइस ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा रे ऑप्टिक्स का है, आप देखो। और एक बात मैं और बता देता हूं, अगर आपने इसके सॉल्यूशन अगर ढूंढे होंगे तो आपने कई जगह ना इसके आंसर्स गलत दिए हुए हैं। उन्होंने डायरेक्टली जो आंसर दिया हुआ फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद ही दे दिया, जबकि सेकंड रिफ्लेक्शन भी इसमें देखना, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या दिया है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास कोई कन्वेक्स लेंस है, उससे 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है। सबसे पहले एक बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बेटा तभी होगा ना जब बढ़िया सा एक डायग्राम आप बना लोगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं, इससे कितने डिस्टेंस पे रखना है, मुझे रखना है 60 सेंटीमीटर पे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और उसने बोला हुआ है यहाँ पे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसलिए मैंने डॉट बना दिया है। और इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, इसका फोकल लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर दिया है। आगे पढ़ते हैं। ए प्लेन मिरर वर पुट perpendicular to the principal axis of the lens at a distance of 40 centimeter from it, ठीक है, and the final image would be formed at a distance। मतलब इससे 40 मीटर के डिस्टेंस पे आपने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो आप बताओ क्या ये प्लेन मिरर आपका यहां होना चाहिए, ऑब्वियसली ये कितना होगा, ये आपका 40 सेंटीमीटर है, इसे 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है। अब ये बुद्धि मत लगाना कि सर ये मिरर आगे होगा कि पीछे होगा, भाई यहां रख दोगे तो फिर वो लेंस का यूज ही नहीं होगा, क्योंकि इससे रे ही कहां पास करेगी, इसलिए पीछे ही होगा ऑब्वियसली। अब हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये बताओ, ये जो लेंस है इसके सामने ऑब्जेक्ट आपने 60 सेंटीमीटर पर रखा है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी इमेज बनाएगा, तो हमें निकालना पड़ेगा ना इमेज बना कहां रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में यहां पे ये बताओ ऑब्जेक्ट उससे 60 सेंटीमीटर पे है, तो u की वैल्यू -60, पता है ना, रे इधर से जाएगा। तो गाइस जिस डायरेक्शन में रे जाता है वो वाला डायरेक्शन पॉजिटिव, ठीक है, तो राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट में, तो u -60। इसका फोकल लेंथ कितना, प्लस में ही होगा, कितना 30 सेंटीमीटर। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1/f। तो इससे 1/v निकालोगे तो 1/f, ये क्या हो जाएगा 1/u। तो गाइस ये देखो अगर आप इसका एलसीएम लोगे FU और ये हो जाएगा U + F। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना इसमें डेटा रख के, तो ये आएगा आपका -60 सेंटीमीटर। अब आप ये मत बोलोगे सर आपने क्यों नहीं रखा, देखो सिंपली अगर यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ U और F की वैल्यू रख ही लोगे, -60 है, 30 है, F × U, तो ये -60 आ जाएगा, तो V की वैल्यू -60। अब आप ये बताओ, माइनस नहीं आएगा, +60 आएगा। तो बच्चों +60, तो प्लस का मतलब पता है ना, नेगेटिव ये वाला साइड है, तो प्लस दूसरा साइड होगा, तो ये इमेज कहां बनाएगा, देखो यहां
ये कहीं ऐसे जा रहा होगा और कहीं यहां पे ये इमेज बनाना चाहता है यहां पे, ठीक है, अपने से कितने दूर, ये मिरर से कितना पीछे, 20 सेंटीमीटर पे। लेकिन आपको पता है कि जब ये मिरर पे जाएगा तो मिरर इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करवा देगा, तो मिरर से ये रिफ्लेक्ट होकर कहीं यहां पे आएगा, कहीं यहां। क्यों, देखो आप ये बताओ, ये मिरर के अंदर ये ऑब्जेक्ट, ये अगर आप देखोगे तो मिरर के लिए ये 20 सेंटीमीटर पीछे है यहां पे, तो गाइज ये मिरर इस साइड इसको रिफ्लेक्ट करवा देगा कितना, 20 सेंटीमीटर पे। क्यों, तो पहला सर ये पहला फर्स्ट पार्ट में तो ये है कि सर लेंस के सामने ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पर रखा था तो उसने उसकी इमेज पीछे बना दी प्लस 60 सेंटीमीटर पे, लेकिन 40 सेंटीमीटर पे तो मिरर रखा हुआ, प्लेन मिरर, अब वो प्लेन मिरर से टकराएगा तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप देखो कि एक्चुअल में इमेज यहां बनाना चाहता था 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, बट पॉसिबल नहीं है, तो मिरर ने इसको रिफ्लेक्ट करवा दिया यहां पे, ठीक है। अब गाइज अब देखो ये आपका जो यहां पे, अब ये दोबारा से इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, फिर ये आपका फाइनल इमेज बनाएगा। ओके, तो इसमें सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में दिस वन विल एक्ट लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस। तो आप ये बताओ ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखो ये 20 है तो ये कितना हो गया 20। अब आप बताओ रे, अब इस वाले केस में जो रे है हमारा इस साइड से ट्रेवल करेगा, तो ये अब पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव साइड होगा, क्योंकि हमेशा हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इस पर डिपेंड करता है कि हमारी इंसिडेंट रे कहां से आ रही है। अब इंसिडेंट रे हमारी राइट से लेफ्ट में ट्रेवल करेगी तो आपका लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, राइट साइड नेगेटिव होगा। तो यहां पे अब u क्या है मेरा -20, फोकल लेंथ कितना है मेरा +30, फिर से वही फॉर्मूला लगाओगे 1/v - 1/u = 1/f, सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, v की वैल्यू अब -60 आ जाएगी। तो -60 का मतलब समझ रहे हो ना, इसी साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड ही, सॉरी राइट साइड ही, जिधर आपका ऑब्जेक्ट रखा है इसी साइड -60 सेंटीमीटर पे। अच्छा ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि इस केस में आपका देखो यहां से होगा -60 का मतलब क्या है, यहां पे ये होगा ना -60 यहां से, तो मतलब फाइनल इमेज सर कहां बनी, यहां बनी, ठीक है, फाइनल इमेज यहां, और ये डिस्टेंस कितना था आपका, ये 20 सेंटीमीटर था और ये 40, मतलब सर फाइनल इमेज यहां बन रही है बिहाइंड द मिरर, गाइस बिहाइंड द मिरर। अब बिहाइंड द मिरर बन रही है तो ऑब्वियसली वर्चुअल होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी ए वर्चुअल इमेज। मैं एक बार फिर से बता देता हूं शॉर्ट में। आप देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां पे तो आपका ऑब्जेक्ट आपका यहां पे रखा था लेंस के लिए -60 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ +30, तो इसने इसकी इमेज कहां बनाई, पीछे, यहां बनाना चाहता था, बट मिरर ने उसको रिफ्लेक्ट करवा दिया यहां पे। तो मिरर के पीछे अगर 20 सेंटीमीटर बन रहा है तो मिरर के आगे रखा होगा 20 सेंटीमीटर पे, तो यहां। अब गाइस देखो, अब ये दोबारा से इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो u की वैल्यू -20, फोकल लेंथ 30, 1/v - 1/u = 1/f, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर, मतलब वापिस इसी साइड यहां पे बनाएगा, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज, तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। देख अच्छा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। सो गाइज ये जो है हमारा एसी चैप्टर का ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहां पे आपको एक स्टेप डाउन, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है जिसको आपने एसी मेन सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, 220 वोल्ट, ठीक है, इज मेड टू ऑपरेट 11 वोल्ट 44 वोल्ट लैंप, ठीक है, 44 वॉट का एक लैंप है, उसको आप ऑपरेट कराना चाहते हैं। तो इग्नोरिंग पावर लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर, तो कह रहा है पावर लॉसेस को आप इग्नोर कर दो, देन व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी। यार पावर लॉसेस अगर नहीं होंगे तो मैं क्या लिख दूं, इनपुट पावर किसके बराबर होगा, आउटपुट पावर के। सिंपल सी बात है यार, जितना इनपुट मिल रहा है उतना आउटपुट जा रहा है, कोई लॉस ही नहीं हो रहा है। अब आप ये बताओ कि इनपुट साइड, यहां पे अगर आउटपुट साइड में देखोगे तो आपने एक लैंप लगाया हुआ है, देखो ये एक ट्रांसफॉर्मर बना लेते हैं, ठीक है, और ये मान लो आपका आउटपुट साइड है, यहां पे एक मान लो लैंप लगा हुआ है, समझने के लिए, ठीक है। इस लैंप का कितना पावर दिया हुआ है, 44 वॉट, 44 वॉट दिया हुआ है, और इसका इस साइड का वोल्टेज कितना, 11 वोल्ट। अब इनपुट साइड का अगर आप देखोगे तो इनपुट साइड का कितना दिया हुआ है आपको, 220 वोल्ट। तो बस पुट कर दो यहां पे, ये बताओ इनपुट साइड का कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 220, क्योंकि यार I × V तो करोगे, I हमें नहीं पता प्राइमरी साइड का। अब आउटपुट साइड में कितना पावर ले रहा है वो, 44 वोल्ट, ठीक है, 44 वॉट है ना, तो 44 लिख दो यहां पे। तो गाइज I ये 44 और ये कितना हो गया 220, तो मेरे ख्याल से कितने, ये एक सेकेंड, ये आपका कितना हो जाएगा 10 और ये कितना जाएगा 2, तो मतलब 2/10, तो ये कितना आएगा 0.2 एम्पियर,
तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है, कुछ नहीं था। सीधे आप ऐसे भी लिख सकते थे कि आपका इनपुट पावर कैसे लिखोगे, IPVP इज इक्वल टू क्या होता है ISVS। तो ये आउटपुट पावर, आउटपुट साइड का पावर है। तो आउटपुट साइड में तो आपने एक लैंप लगाया जिसको कितना चाहिए, 44 वॉट चाहिए, तो मैंने यहाँ इसकी जगह 44 लिख दिया और ये इनपुट खत्म, तो आंसर आपका 0.2 आ गया। ठीक है जी, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। सो गाइस हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी पैरेलल रेजिस्टेंसेस होते हैं तो उसमें करंट डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब यहां पे दिया है 3 रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड एज शोन इन द गिवन सर्किट। द रेशियो I3:I1। सो I3 और I1 का रेशियो निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर आपको फॉर्मूला ध्यान हो, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो अगर आपने करंट डिवीजन का ये फॉर्मूला देखा हो, देखो ये R1 है, ये R2 है, इधर से करंट I जा रहा है, तो ये डिवाइड होगा मान लो I1 और I2 में। तो जब आपको I2 निकालना होता है तो सामने वाला रेजिस्टेंस क्या है R1, तो ऊपर R1 लिखते थे और नीचे R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट ये I। ओके, अगर आपको I1 निकालना है तो ऊपर रेजिस्टेंस R2 और ये क्या होगा R1 प्लस R2 इनटू I। सेम लॉजिक लगा दो। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले वैल्यू को निकालता हूं I3 वाले को। तो जब मुझे I3 निकालना है तो इसके सामने रेजिस्टेंस क्या है R2, तो ये क्या होगा R2, डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस ये, और ये आपका करंट टोटल कितना आ रहा है I1, वही तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ I1 लिख दो। तो I3/I1 कितना हो गया R2/R2 प्लस R3 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा R2 कहां दिख रहा है, मैं यहां दिख रहा है ऑप्शन बी में R2/R2 प्लस R3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी है। तो नाउ गाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर से है। इसमें आप देखो क्या दिया है, इसमें सिंपली F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B है। आपका यहाँ पे देखोगे B की वैल्यू दे दी है मैग्नेटिक फील्ड की, और आपका चार्ज दिया है 1, ठीक है। V का भी दिया हुआ है वैल्यू यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, एंड यहाँ पे फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में दिया, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ B। हमें B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देखो सबसे पहले ये F इज इक्वल टू क्या दिया हुआ Q V क्रॉस B। अब सबकी जरा वैल्यू रख दो यहाँ पे। फोर्स की जगह मैं क्या रख दूं 4I माइनस 20J कैप, ठीक है, प्लस 12K कैप, और Q की जगह तो 1 है, Q की वैल्यू 1 दिया है। V कितना है आपका, V है आपका V दिया हुआ है 2I प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप। इसका आपको क्रॉस करना है, किसके साथ आपको इसका क्रॉस करना है B वाले के साथ। तो दैट इज BI प्लस BJ प्लस B0K, ठीक है, करना है। तो यहां पे आप देखोगे ये आपका क्या है वेलोसिटी है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ गाइस वी नीड टू डू हियर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट अलग से निकाल लेते हैं, फिर इसको यहां पे रख देंगे। चलो, तो उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, V क्रॉस B की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, V क्रॉस B की। तो देखो ये I J और ये क्या है K। अब देखो I की जगह कितना दिया है, ये है आपका 2 4 6, चेक कर लो भाई गलत ना हो जाए, 2 4 6। अब ये कितना दिया है B0, ये आपका B और B0। तो आई होप आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालने आता है। तो देखो ये I यहां पे क्या होगा 4B0 माइनस 6B, यहां क्या लिख दूं माइनस J लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा 2B0 माइनस 6B, और K कैप के लिए प्लस K कैप, ये हो जाएगा 2B माइनस 4B। देख लेते हैं क्या आता है, मेरे ख्याल से आ जाएगा माइनस 2B0 I कैप। ये कितना हो गया, ये तो नहीं, ये तो एज इट इज ऐसे रहने वाला है 2B0 माइनस 6B, और ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2B K कैप। ये आ गया V क्रॉस B की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, इस V क्रॉस B की वैल्यू को उठा के यहां पे रख देता हूं। तो कितना है ये माइनस 2B0 I कैप, ओके, और यहां पे कितना है माइनस J, और इसके साथ क्या है, ये अगर आप देखोगे तो ये है 2B0 माइनस 6B है, ठीक है जी, और यहां पे कितना है माइनस 2B K कैप। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो ये कितना आएगा 4B0, ये हो गया 6, देखो 4B0। अच्छा एक बात बताओ जी, यहां पे देखोगे तो ये गड़बड़ है, यहां पे ये आपका 4B0 माइनस 6B ही रहेगा ना, बिकॉज यहां पे B और B0 अलग अलग है। तो इसको जरा ठीक कर लेते हैं हम, यहां पे इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये यहां पे कितना 4B0 माइनस 6B,
ठीक है, -6b और इसमें क्या लगा दे आप, i लगा दो, इसमें आप देखोगे इसमें i लगा दो। अब कंपेयर करते हैं। अब आप देखो यार, राइट साइड में जो i वाले टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड के i वाले टर्म्स के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ i के साथ क्या है 4, यहाँ पे कितना है इतना, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 4b0 -6b इज इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अब नेक्स्ट यहां देखो, मैं k वाले को देख लेता हूं। देखो k वाला कितना दिया है, 2b -2b है, ओके, और यहाँ k के साथ क्या है 12, तो बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई -6। तो गाइस हमारा पास b की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं तो मेरा b0 आ जाएगा। सो गाइस 4b0 इसको कितना लिख दूं, 6 × 6 -6 होगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा स्पेस क्रंच हो गया यहाँ पे। तो देखो ये 4b0 है, माइनस माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो 4b0 ये हो जाएगा -32, तो b0 की वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गया। तो मतलब हमारे पास b की वैल्यू -6 है, b0 की वैल्यू -8 है। तो आप ये बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 6, इसकी जगह 6 और b0 की जगह कितना -8, तो आंसर क्या होगा 6i 6j और -8 के, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 4। तो गाइज ये थोड़ा टाइम टेकिंग बस इसलिए था क्योंकि आपको ये अलग से क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ा। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट में टाइम फटाफट अगर आप निकाल लोगे तो बस इसको यहां रखना था क्रॉस प्रोडक्ट को, सिंपली आई लेफ्ट वाले जो आई के कॉम्पोनेंट से राइट वाले आई के कॉम्पोनेंट से बराबर होंगे, तो मैंने आई वाले को बराबर किया जे वाले को और के वाले, तो के वाले को करते ही मेरे को बी की वैल्यू मिल गई, उस बी की वैल्यू को मैंने यहां रखा, मेरा b0 आ गया। तो नाउ गाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है हमारा एस्केप वेलोसिटी का है, ग्रेविटेशन चैप्टर से। इसमें क्या दिया है कि पार्टिकल है जिसका मास m है, आपने उसको इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और यहाँ देखो ये जो k की वैल्यू है 1 से छोटी है, तो ऑब्वियसली जो ये वेलोसिटी आप उसे प्रोवाइड करा रहे हो ये एस्केप वेलोसिटी से क्या है कम है, v यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी है। अब पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल, तो मतलब वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे अर्थ का रेडियस r, ये आपने इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ये आपने इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये v वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है। अब यार ये एस्केप वेलोसिटी से कम है तो ये कुछ हाइट तक जाएगा, उसके बाद नीचे गिर जाएगा, यस और नो। तो यहां पे h निकालने का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला, हालांकि आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, बट अगर आपको h पता है तो डायरेक्ट इससे कर दो, क्योंकि ये क्या है आपका v² r डिवाइड बाय क्या है, ये आपका है ve² v², ये है आपका h। तो गाइस h v की वैल्यू कितनी है kve² r डिवाइड बाय ये क्या है ve² और इस v की जगह kve²। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर नीचे ve² कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा k² r और ये 1 - k² आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन डी है। आप इसे एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते थे, बट ये रिजल्ट आप ध्यान रखो, इससे आपका टाइम सेव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। सो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का है। यहाँ पे देखो 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो आप ये बताओ, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं आपके, इन ड्रॉप्स को गाइज, इन ड्रॉप्स को आप कंबाइन करके एक आप बिगर ड्रॉप बना रहे हो, ये एक आप बिगर ड्रॉप बना रहे हो। अब आप ये बताओ, हर एक छोटे वाले ड्रॉप को आपने कितना वोल्ट दिया हुआ 220 वोल्ट, और मान लो इन पे चार्जेस कितने हैं Q है। तो अगर मैं एक छोटे वाले ड्रॉप को लूं, इस पे चार्ज Q है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा V = KQ बाय जो भी इसका रेडियस स्मॉल r ले लेते हैं, इसकी वैल्यू आपको 220 वोल्ट दी हुई है क्वेश्चन। बिगर वाले का ड्रॉप का रेडियस हम ले लेते हैं r, तो इसका पोटेंशियल V' कितना होगा, इस पे चार्ज मान लो Q है, तो KQ डिवाइड बाय क्या होगा R होगा। अब हमें इस स्मॉल r और कैपिटल R में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। यार इन बड़े वाले का जो वॉल्यूम है कितना है 4/3 पाई r क्यूब होगा, है ना। अब आप ये बताओ, बड़े वाले का जो वॉल्यूम है इन 27 ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो 27 इंटू कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो गाइज ये कैंसिल, तो ये r क्यूब, ये 27 इंटू r क्यूब, तो ये आ गया r = कितना आ गया 3r आ गया, ये आ गया। तो कैपिटल R की वैल्यू स्मॉल r से 3 टाइम्स है। अब यहां पे खेल खेलते हैं, ये बताओ V' = K, ये बताओ चार्जेस यहां पे हर एक ड्रॉप पे चार्ज स्मॉल q है, तो टोटल चार्ज बड़े वाले पे कितना होगा 27 इंटू क्यू, लिख दो यहां पे 27 इंटू क्यू, और इसका रेडियस कितना 3r, तो V' ये मेरे ख्याल से 9kq/r हो गया, और kq/r की वैल्यू 220 है, तो V' की वैल्यू 9 इंटू 220, तो कितना होगा 18
और ये 19, तो 1980 वोल्ट। दिस विल बी द फाइनल आंसर हियर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है यहाँ पे। नाउ गाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये एसी चैप्टर का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको जरा रीड करते हैं, क्या फाइंड आउट करना है। देखो क्या दिया है, ए सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टर, 80 म्यूएफ कैपेसिटर, 40 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। The angular frequency of the source at which power transfer to the circuit is half the power at resonant angular frequency। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि यार यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, वो हमारा 1/√LC होगा। L की वैल्यू रखो यहाँ पे 5 और ये कितना 80 10⁻⁻⁻⁶, तो इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड हमें निकालना है ना कि कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा पावर है हाफ होगा पावर एट द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? पहली होगी ω1 ω0 प्लस इसको हम लिख लेते हैं R/12, तो ये बीच में माइनस भी होगा, एक बार माइनस लेके एक बार प्लस लेके। तो देखो ये कितना है, ये आपका 50 प्लस R की वैल्यू कितनी है आपका 40, ये 2L की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया 50 और ये आपका आएगा कितना, ये 8, तो ये 4 आएगा, तो कितना आ गया 54 रेडियन पर सेकेंड। तो गाइस जैसे ही 54 दिखा तो आगे आपको सॉल्व भी नहीं करना था, सीधे A B C गलत हो गया क्योंकि तीनों में से किसी में भी 54 नहीं दिया है, तो आपको दूसरा वाला निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बट निकाल लेते हैं। ω2 क्या होगा, वो होगा आपका ω0 -R/12, तो ये कितना है 50, ये कितना है 40 और ये है आपका 2 × 5, तो ये 50 - 4, ये कितना आएगा 46, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। सो गाइस ये जो क्वेश्चन है हमारा मैग्नेटिज्म चैप्टर से, यहां आप देखो ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस R वुंड अप ए करंट कैरिंग कॉइल इन द शेप ऑफ। मतलब सबसे पहले तो यार देखो एक वायर आपको दिया हुआ है जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है आपको 12A दिया हुआ है। अब उसका आप क्या बना रहे हो, एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड में आप स्क्वायर बना रहे हो। तो इसका आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो, मान लो साइड कितनी है इसकी A है, क्वेश्चन में दिया भी है A। तो ये बताओ कि टोटल लेंथ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना है 3A। अब ये 3A क्या इस ये जो आपको ये दिया हुआ है जो आपका रॉड है उसके लेंथ के बराबर होना चाहिए? हाँ, तो उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ 12A है। तो गाइस इससे आपको आइडिया लग रहा है कि ये देखो ये 12A है और ये कितना है 3A, तो इसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स, कितने ऐसे लूप बनेंगे 12A डिवाइड बाय 3A, क्योंकि इसका टोटल लेंथ तो 3A ही हुआ ना, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ लूप्स कितने बनेंगे 4, मतलब 4 ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या बनेंगे, लूप बनेंगे। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्क्वायर। अगर आप स्क्वायर की बात करोगे तो इसकी साइड A है, ठीक है, तो इस स्क्वायर का टोटल लेंथ क्या होगा 4A, और हमारा जिस वायर से आपने ये स्क्वायर बनाया उसका टोटल लेंथ तो 12A है, तो कितने नंबर ऑफ लूप्स आपके इसके स्क्वायर के बनेंगे 12A डिवाइड बाय 4A, तो ये बनेंगे आपके 3 लूप बनेंगे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के लिए निकालते हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है NIA। तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसके 4 हैं और इसके 4 है ना, और गाइज इसमें करंट कितना है, तीनों में दोनों में ही करंट तो सेम ही है I, और एरिया कितना होगा इसका √3/4 साइड स्क्वायर, यही तो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, तो ये आ जाएगा 4, तो कितना आ गया ये √3IA²। दिस इज फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूप, स्क्वायर लूप बेसिकली। तो स्क्वायर लूप की बात करोगे तो M इज इक्वल टू क्या होगा NIA, इसके नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं 3, उसमें करंट I है, इसका एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, तो ये मैंने A² लिख दिया, तो कितना हो गया 3IA²। तो मतलब आपका आंसर क्या होगा √3IA² एंड 3IA²। तो नाउ गाइज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज ये जो क्वेश्चन है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। आप देखो क्या दिया है, फ्रॉम ए सर्कुलर रिंग ऑफ मास m, रेडियस r एंड r corresponding to a 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। मतलब जैसे मान लो कि ये आपका एक रिंग है ना, ठीक है, तो 90 डिग्री सेक्टर का मतलब क्या हुआ आपका, जैसे ये देखो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपने क्या कर दिया, इसका रिमूव कर दिया, दिस इज व्हाट रिमूव्ड। तो आपका जो ये कुछ है, क्या ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, आप देखो इस वाले पार्ट को मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, क्योंकि ये तो आपका रिमूव्ड पोर्शन है, तो ये आपको दिख रहा है। अब क्या दिया है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग
and perpendicular to the plane of the ring is k times, then what is the value of k? तो मतलब अब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप ये बताओ यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख दूं मैं? यही लिख दूं आर स्क्वायर dm। ये बताओ, छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लो, देखो छोटे छोटे मैं एलिमेंट्स ऐसे ले लूं, इन सबका आप बताओ, सबका एक्सिस से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है? हाँ, सबका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, देखो r है, हर एक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? r है, देखो। तो मतलब कहने की बात यह है कि अगर मैं एक ये एलिमेंट ले रहा हूं, उसका मास dm है, तो और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से कैपिटल R, तो r स्क्वायर dm। अब मुझे आप बताओ, क्या हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक एलिमेंट का यहां पे जो r है वो कांस्टेंट है? हाँ, हर एक एलिमेंट का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है यहां पे, ठीक है। अब आप बताओ, अगर r सेम है तो मुझे सिर्फ dm का इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? समेशन। तो मैंने इंटीग्रेशन ऑफ dm लिखा है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है उन हर एक एलिमेंट्स के मास को मुझे ऐड करना है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि टोटल इसका मास कितना दिया था? m दिया था, ठीक है। उसमें से आप बताओ, इन मास को इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, तो इसका मास कितना होगा? m/4। इसका मास कितना होगा? m/4। हर एक सेक्टर का मास कितना होगा? m/4 ना, इसका m/4। तो ये बताओ, इसमें 3 सेक्टर दिख रहे हैं, तो इसका जो रिमेनिंग मास होगा कितना होगा? 3m/4। तो जब इंटीग्रेशन dm करोगे तो टोटल मास आएगा, इसको हम m डैश लिख देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कितना आएगा? r स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में टोटल मास दैट इज 3m/4। तो बस m डैश की वैल्यू आ गई 3/4 m r स्क्वायर, तो यही है हमारा k, ठीक है, दिस इज के। तो वी आर गेटिंग हियर ऑप्शन ए, 3/4 आ रहा है। तो आसान सा सवाल था ये आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस, ये जो हमारा क्वेश्चन है हमारा EMI चैप्टर से, यहाँ पे आप देख सकते हो, 2 कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कंसाइडिंग। If R1 is greater than R2, the mutual inductance M between them। तो दोनों के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूप बना लेता हूं। मान लो ये हमारा फर्स्ट लूप है, ये हमारा यहाँ पे सेकंड लूप है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है आपको दिया हुआ है कि R1 R2 से ज्यादा है, तो ये वाली रेडियस R2 होगी और ये वाली रेडियस क्या होगी? आपकी R1 होगी। अब आप ये बताओ कि मैं मान लेता हूं कि आउटर वाले रिंग में, इस वाले में आपका करंट जैसे मान लो कि I फ्लो कर रहा है, ठीक है, I फ्लो कर रहा है। तो इसकी वजह से, इस लूप की वजह से इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? इसकी वजह से इसके लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? म्यू नॉट I डिवाइड बाय क्या होगा? 2R। इसका रेडियस कितना? R1, तो इतना। तो मतलब सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आपको यहाँ पे एक बात लिखी है, यहाँ पे दिया है कि R1 इज ग्रेटर देन R2 और आपने सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, तो हम मान लेंगे कि इस पूरे के पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम। इस छोटे वाले में, इस छोटे वाले में मैं मान लूंगा कि इस पूरे के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है सेम है। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस बड़े वाले से छोटा है, तो इसको मैं अज्यूम कर लेते हैं कि पूरे के पूरे लूप में हमारा मैग्नेटिक फील्ड मतलब सेम है, जो सेंटर पे वही पूरे के पूरे में है, ठीक है। तो इसका आप बता दो कि फ्लक्स कितना हो जाएगा? इस छोटे वाले लूप की बात कर रहे हैं, तो वो होगा B इंटू ए। कितना मैग्नेटिक फील्ड है? म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R1, और इसका एरिया कितना होगा? पाई R2 स्क्वायर। ये आपका फ्लक्स आ गया, ये आपका फ्लक्स आ गया। अब आप ये बताओ कि फ्लक्स को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई इज इक्वल टू M इंटू I। M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, क्योंकि ये फाई आपने BA से निकाला और ये MI है, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो MI इज इक्वल टू, ये कितना है? म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R1, और यहां पे पाई R2 स्क्वायर है। तो देखो ये I से I कैंसिल हो गया, तो जो M है डायरेक्टली पूछ ले किसके? अगर आप देखोगे तो ये ऊपर आ रहा है R2 स्क्वायर, नीचे आ रहा है R1, क्योंकि यहां पे स्क्वायर किसकी वजह से आया है? ये एरिया की वजह से। डिनोमिनेटर में तो क्या है? R1 है। सो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ गाइस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्टाइल्स है, इसमें आप देखो क्या गिवन है। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform speed takes time t to complete one revolution. Okay, if this particle were projected with same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equal to 4r, where r is the radius. Then we need to find out this theta. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम वो स्पीड निकालते हैं जिस स्पीड से हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। तो यहां पे आप बताओ कि v की वैल्यू क्या होगी? 2 पाई r डिवाइडेड बाय t। इतनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है सर्कल में।
अब आपने इतनी ही स्पीड से इस पार्टिकल को क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया एट एन एंगल थीटा। तो मैक्सिमम हाइट जो ये अटेन करेगा दैट इज इक्वल टू 4r एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h हियर, h इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g इज इक्वल टू ये कितना आएगा, 4r आएगा। अब आप बताओ ये u स्क्वायर, इसमें सिंपली अब हम वैल्यू निकाल देते हैं अपने साइन थीटा की, एंड में हम फिर u की वैल्यू रख देंगे। तो बताओ यहां पे साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारा 8gr डिवाइड बाय u स्क्वायर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ u हियर, दिस वन। तो 2 पाई r बाय t का क्या होगा, ये आएगा आपका होल स्क्वायर। तो फाइनली ये आएगा 8gr, ऊपर गया t स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखो ये 4 2 जा 8 हो गया, एक r आपका कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 2g t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका पाई r। दिस इज द फाइनल आंसर। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये स्क्वायर को इधर भेजोगे आपका रूट हो जाएगा, तो 2g t स्क्वायर पाई r, ये पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर दिस वन, ये स्क्वायर है ना पाई का स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा आपका, डी आ जाएगा यहां पे। फाइनली गाइज आज के जितने भी क्वेश्चंस थे हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको बस ये करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि कौन से चैप्टर का कितना ज्यादा वेटेज है, ठीक है, इसका आइडिया लग गया होगा। और साथ के साथ आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं। तो प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को आप एक बार और अच्छे से देख लेना। और हाँ, आपको मजा आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल था, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, और साथ के साथ सेशन को लाइक भी कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है जी। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव फन।